हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में ठीक है यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे यूनिट 4 बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसको जो डाउट है, जैसा भी डाउट है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाएं और हमें बताएं कि सर हमें डाउट है। इसके बाद यूनिट जो 4 है उसके हमारे न्यूमेरिकल रह गए हैं, उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। ठीक है, हाँ, तो आप यूनिट 5 आज से पढ़ेंगे। इस यूनिट 5 का जो नाम है वो है आपका सतह रसायन, है ना। सतह रसायन मतलब जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, आपको मेरे भाई यहाँ पर इस यूनिट में हमें कोई भी जो पदार्थ मिलेगा उस पदार्थ की हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पदार्थ के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, एवं जो पदार्थ है उस पदार्थ की सतह पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। सतह पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली आपको ध्यान रखना है, सतह रसायन इस यूनिट का नाम है। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले आपको फुली आपको ये बता दिया कि इस यूनिट में हम जो पदार्थ होगा उस पदार्थ की प्रकृति क्या है ना, उस पदार्थ में क्या गुण है, उस पदार्थ की क्या संरचना होनी चाहिए, और उस पदार्थ की सतह पर क्या क्या घटनाएं होती हैं, सतह पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इन सब चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से, बड़े डीपली अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अच्छे से आप समझो, अच्छे से आप नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको नोट्स की सेवा फुली उपलब्ध कराई गई है, जो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है ना, उसको आप ज्वाइन करो और जाके आप ठीक है नोट्स को प्राप्त करो। ठीक है, और एनी हेल्प के लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जाएं और हमारे व्हाट्सएप पे भी जो डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलो, तो हम समझ गए हैं कि इस यूनिट में पदार्थ की प्रकृति, गुण, संरचना और सतह के बारे में अध्ययन करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका सतह है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सतह होती है इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। सतह है क्या, हमने अभी हमने सुना है सतह है, सतह है, सतह है, बट हमें सतह की परिभाषा नहीं पता कि सतह वास्तव में क्या होती है। ठीक है, सतह को मेरे भाई हम पृष्ठ भी बोलते हैं, सतह को हम पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, सरफेस। ठीक है, सरफेस, तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना मेरे भाई। आपका पदार्थ कोई भी हो, चाहे वो पदार्थ गैस हो, चाहे वो पदार्थ द्रव हो, और चाहे वो पदार्थ ठोस हो, दुनिया का कोई सा भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो ऊपरी भाग होता है वह ऊपरी भाग सतह कहलाता है, सरफेस कहलाता है, या पृष्ठ कहलाता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस, उस पदार्थ का जो ऊपरी भाग होगा वो आपका सतह या फिर आपका सरफेस कहलाएगा। जैसे मेरे पास एक ये पदार्थ है, इस पदार्थ का ये ऊपरी भाग है, ये आपका सतह है। इस पदार्थ का ये ऊपरी भाग है, ये सतह है। इस पदार्थ का ये ऊपरी भाग है, सतह है। ये और ये सब टोटल आपका जो ऊपरी भाग रहेगा वो सतह है। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड का भी ये ऊपरी भाग है, तो ये सतह है या पृष्ठ है ना। आपके घर में, कमरे में आप जहां बैठे हो उसके चारों ओर आपकी दीवारें हैं, वो सब ऊपरी भाग है उस दीवार का, वो सब पृष्ठ। समझ गए ना। तो कोई भी पदार्थ हो उसका जो ऊपरी भाग होता है वो आपका पृष्ठ कहलाता है ना। जैसे मैं एक यहाँ पर आपको पदार्थ बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने एक पदार्थ बना दिया है। ठीक, ओके, ये आपका पदार्थ बन चुका है। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस पदार्थ का जो ऊपरी भाग है ना, जैसे ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, ठीक है, नीचे वाला ये ऊपरी भाग है, ये है ना। तो जितने भी इसके ऊपरी भाग हैं मेरे भाई, वो आपका जो ऊपरी भाग कहलाएगा वो आपका सतह होगा या फिर पृष्ठ, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं सरफेस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज के बाद आप सतह को
समझ चुके हो, डिफाइन कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी पृष्ठ का ऊपरी भाग सतह कहलाता है। सतह की ये परिभाषा कंप्लीट। ओके, चलो अब मेरे भाई हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा सेकंड टॉपिक है स्थूल। क्या? स्थूल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वल्क। क्या बोलते हैं? वल्क। आपकी कॉपी में भी ये हेडिंग डल जानी चाहिए, है ना, स्थूल या वल्क, है ना। अब हमने देखा मेरे भाई, कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का जो ऊपरी भाग होता है वो सतह है ना। अब जैसे मैंने ये देखा केवल इसका ऊपरी भाग सतह है ना। अब अंदर वाला भाग क्या है? अंदर वाला भाग क्या है उसका भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है, इस पदार्थ का अंदर बाहर टोटल जो आपका इधर दिख रहा है, टोटल अगर देखें तो टोटल भाग आपका कहलाता है स्थूल। किसी भी पदार्थ का टोटल क्षेत्रफल, ऊपर नीचे अंदर बाहर कोने मोने सब मिला के जो टोटल आपका क्षेत्रफल होगा वो आपका कहलाएगा मेरे भाई स्थूल। ठीक है, ध्यान रखना, किसी पदार्थ का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है ना, क्या कहलाता है? स्थूल। जैसे ये आपका पदार्थ है, ऊपरी भाग सतह। अब अगर इस पदार्थ के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, अंदर बाहर जो टोटल है इसका वो, है ना, तो वो संपूर्ण क्षेत्रफल आपका मेरे भाई स्थूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थूल, जिसको हम बोलेंगे वल्क। क्या बोलेंगे? वल्क। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी पदार्थ के संपूर्ण क्षेत्रफल को वल्क या स्थूल कहते हैं ना। वो आपका गैस होगा तो गैस का संपूर्ण क्षेत्रफल, द्रव होगा तो द्रव का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठोस होगा तो ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल, या जो पदार्थ होगा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। आप जिस कमरे में बैठे हो, कमरे की सतह को, दीवारों को, अंदर को, बाहर को, टोटल उस कमरे का क्षेत्रफल निकालें तो वो निकलेगा स्थूल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, स्थूल फिनिश, सतह पृष्ठ हमारा फिनिश। अब मेरे भाई इससे संबंधित जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपका टॉपिक रहेगा अधिशोषण। क्या रहेगा? अधिशोषण। ठीक है, आप हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, अधिशोषण। ठीक है, चलो हेडिंग डालता हूं मैं, अधिशोषण। अधिशोषण, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ये इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। एक सिंपल सी भाषा में मेरे भाई अधिशोषण को यदि परिभाषित करूं, अधिशोषण देखो मैं पहले बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे, तो आप पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अधिशोषण को एक सिंपल सी भाषा में डिफाइन करें तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको मार्कर से यहां पर लिखा, तो ये जो इंक है इस बोर्ड से, बोर्ड की सतह से जाकर चिपक गई। हम दीवार पर पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, तो जो फेंट होता है वो दीवार से जाकर चिपक जाता है। हम किसी का पेंट करते हैं तो वो फेंट है ना, चिपक जाता है। हम क्रीम पाउडर लगाते हैं तो क्रीम पाउडर को मुंह पे लगाते हैं तो वो क्रीम पाउडर मुंह से चिपक जाता है। बोलो हाँ जी हाँ। तो मेरे भाई किसी पदार्थ का चिपकना ही अधिशोषण है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण का पर्यायवाची होता है चिपकना। ठीक है, किसी पदार्थ का चिपकना ही अधिशोषण है। समझ गए? एक सिंपल भाषा में, इंक को मैं बोर्ड पर चिपका रहा हूं मतलब अधिशोषण कर रहा हूं। समझ गए ना? तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपकना अधिशोषण। एक परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर चिपकना अधिशोषण, एक कॉपी में आपकी लिख लो। समझ गए ना? अब दूसरा परिभाषा में हम बात करते हैं। अच्छे, एक ये थोड़ी स्ट्रांग वाली परिभाषा है ना। तो मेरे भाई क्या होता है, जब एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है तो ये जो आपकी घटना होती है वो अधिशोषण कहलाती है। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। जैसे मेरे भाई ये मैंने एक पात्र ले लिया, है ना, इस पात्र में मैंने यहाँ तक जल भर दिया, इस पात्र में यहाँ तक मैंने जल भर दिया, और इस पात्र में मैंने मेरे भाई भूसा डाल के रखा है। भूसा तो आप जानते ही हो ना मेरे भाई, है ना। अगर किसानी से रिलेटेड हो तो आप भूसा जानते ही हो, आप शहरी इलाके से हो तो भी आप भूसा को जानते ही होगे।
जो गाय या भैंस खाती है वो भूसा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जल लिया, इस जल में मैंने क्या डाल दिया, भूसा के कणों को डाल दिया, ये भूसा के कणों को मैंने इसमें डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम जस्ट 5 मिनट बाद देखेंगे मेरे भाई, तो ये जो आपका भूसा होगा, आपने खुद ही प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप जाके आप कर सकते हो। इस भूसा को हम इस में डाल देंगे तो हम 5 मिनट बाद जस्ट देखेंगे तो ये जो भूसा होगा इस जल की सतह पर एकत्रित हो जाएगा, इस जल की सतह पर एकत्रित हो जाएगा इस टाइप से। ये है आपका भूसा, 5 मिनट बाद बस देखोगे तो, है ना। तो यहां पर हमने भूसा को कहां डाला था, पूरे जल में डाला था, लेकिन भूसा 5 मिनट में क्या हो गया, इसकी सतह पर एकत्रित हो गया। तो मेरे भाई यही घटना है अधिशोषण, है ना। तो ध्यान रखना, किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होना क्या है, आपका अधिशोषण। दीवार पर पुताई करना, है ना, या फिर गेट को पॉलिश करना, या फिर आपका दुनिया भर की कितनी घटनाएं हैं, मुंह पर क्रीम पाउडर लगाना, ये सब है अधिशोषण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे समझो मेरे भाई, आपका जो मेरे भाई जो अधिशोषण है यह एक पृष्ठीय घटना है। कौन सी घटना है, पृष्ठीय घटना है। ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्ट में भी पूछी जाती है। यह एक पृष्ठीय घटना है, मतलब अधिशोषण ना केवल और केवल सतह पर होता है, पृष्ठ पर होता है, तो हम कह सकते हैं सतह या फिर पृष्ठीय घटना है। ओके, चलो आगे बढ़ो। आगे मेरे भाई ये बढ़ना है आपको कि जो आपका अधिशोषण है, अधिशोषण की क्रिया में जो पदार्थ सतह पर एकत्रित होता है, अब जैसे हमने इसमें भूसा को डाल दिया तो ये भूसा क्या हो गया, सतह पर एकत्रित हो गया, है ना। तो मेरे भाई जो पदार्थ सतह पर एकत्रित होता है उस पदार्थ को बोला जाता है अधिशोष। अधिशोष, उस पदार्थ को बोला जाता है अधिशोष। ठीक है, एवं मेरे भाई कोई पदार्थ जिस सतह पर एकत्रित होता है, क्या बोला मैंने, जो पदार्थ सतह पर एकत्रित होता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं अधिशोष। एवं कोई पदार्थ जिस सतह पर एकत्रित होता है उस सतह को, जैसे मान के चलो ये भूसा था, इस जो जल भरा था इस जल की सतह पर एकत्रित हो गया, तो यहाँ पर जो जल की सतह होगी वो आपकी कहलाती है अधिशोषक। क्या, अधिशोषक, समझ गए ना। तो कोई पदार्थ जो एकत्रित होता है वो अधिशोष, और जिस सतह पर अधिशोषित होता है उस सतह को हम बोल देंगे अधिशोषक। और एग्जांपल समझो, जैसे मेरे भाई मैंने यहाँ पर ये देखो, ये आपका एक डार्क साइन बना दिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो इंक है वो किस पर अधिशोषित हुई, इस बोर्ड पर, बोर्ड की सतह पर। तो यहाँ पर मेरे भाई जो यहाँ पर ये जो इंक है, इस इंक को क्या बोला जाएगा, इस इंक को बोला जाएगा अधिशोष। क्या बोला जाएगा, अधिशोष। और इस जिस बोर्ड की सतह पर एकत्रित हुई उस बोर्ड की सतह को क्या बोला जाएगा, अधिशोषक। क्या बोला जाएगा, अधिशोषक। तो ध्यान रखना मेरे भाई, कोई पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है, कोई पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है वो अधिशोष, और जिस सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक बोलते हैं। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी अधिशोषण में, है ना। ये एक पृष्ठीय घटना है ना, जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोष, और जिस सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक बोलते हैं। जैसे हम पेंट को, है ना, पुताई करते हैं दीवार पर, तो जो पुताई वाला जो कलई होती है वो आपका होता है अधिशोष, और दीवार जो आपकी होती है वो इतना आप लिख चुके हो। अब कुछ बेसिकल अधिशोषण के एग्जाम्पल पे बात और हम कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपने पहला एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर इसका 1 है। वैसे तो बेसिकली एग्जाम्पल मैंने दुनिया भर के आपको बता दिए है ना। अब थोड़े से स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यदि हम चौक को स्याही में डाल दें, ये हमारा एक व्हाइट कलर का चौक जो बोर्ड पर लिखने वाला होता है, उस चौक को यदि हम स्याही में डुबाएं तो वो आपका चौक
रंगीन हो जाएगा, रेड कलर में डुबाएंगे तो रेड कलर का, नीले कलर में डुबाएंगे तो नीले कलर का, या जिस कलर में डुबाएंगे उस कलर का हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, चौक को, एक एग्जाम्पल नंबर 1, चौक को स्याही 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 में डुबाने पर, डुबाने पर चौक का रंगीन होना, चौक का रंगीन होना, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो कि भूसा को जल में डालने पर भूसा जल की सतह पर एकत्रित होना, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट हम दूसरा लिख रहे हैं। दूसरा हमारा ये है चारकोल। चारकोल आप जानते हो, हड्डियों को जलाकर बनाया जाता है ना। हड्डियों को जलाकर जो चारकोल बनाया जाता है, या फिर पुराने जो आपके बोरे होते हैं गेहूं भरने वाले, या फिर कुछ भी जो बोरा होते हैं, उनको भी जलाकर हम चारकोल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चारकोल का यूज मैं बता दूं मेरे भाई। पहले आपने मेरे भाई, कोरोना काल चल रहा है तो मास्क आप सब लोग जानते होंगे, मास्क जानते होंगे आप। N95 के नाम से मार्केट में एक मास्क बिक रहा है, उसके बारे में भी जानते होंगे मेरे भाई। आजकल आप जाओ मेडिकल पर लेने, मार्केट में जाओ, आपको N95 जो मास्क है वो आपका 30 या 40 रुपए का मिलेगा, और कहेंगे ये N95 मास्क है मेरे भाई। वो मास्क होता है सिर्फ दिखावे का मास्क होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मास्क वो N95 होता ही नहीं है। हमने देखा है मास्क में इस टाइप की एक डिब्बी लगी होती है ना, जो हवा के लिए होती है, वायु के लिए होती है। वास्तव में मेरे भाई जो मास्क में इस टाइप की जो डिब्बी लगी होती है, वास्तव में जो अगर ओरिजिनल मास्क है तो उस डिब्बी में चारकोल भरा होता है। क्या भरा होता है? चारकोल भरा होता है। इस चारकोल का काम ये है मेरे भाई, यदि मास्क हम लगाकर यदि वातावरण में जाते हैं तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, है ना। कुछ अच्छी गैसें भी होती हैं, कुछ नुकसानदायक गैसें भी होती हैं, है ना, कुछ जहरीली गैसें भी होती हैं। तो ये मास्क में लगी मेरे भाई ये जो डिब्बी होती है उसमें चारकोल भरा होता है। अगर हम वातावरण से गुजर रहे हैं, यदि वातावरण में जहरीली गैसें या फिर नुकसानदायक गैसें हैं, तो ये मेरे भाई ये जो डिब्बी में भरा जो चारकोल होता है, उन गैसों को क्या करता है? अधिशोषण करता है, अपनी सतह पर क्या करता है? चिपका लेता है। अपनी सतह पर क्या कर देता है? चिपका लेता है ना। अब अपनी सतह पर चिपका लेगा तो हमारे तक वो जहरीली या विभिन्न प्रकार की जो नुकसानदायक गैसें हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन मेरे भाई ये जो चारकोल होता है, इस चारकोल की दुश्मनी होती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को ये आने देता है, जाने देता है, ऑक्सीजन से इसका कोई वास्ता नहीं है ना। तो ये ऑक्सीजन को आने देगा तो ऑक्सीजन को हमारे पास आने देगा तो हम सांस आसानी से इससे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहरीली गैसों को, विभिन्न प्रकार की गैसों को अपनी सतह पर चिपका लेता है, आने नहीं देता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वास्तव में मेरे भाई जो चारकोल होता है उस डिब्बी में भरा होता है। बट आजकल के जो मास्क है उसमें चारकोल वगैरह कुछ नहीं है, फालतू की चीजें कुछ नहीं है, अकेला कुछ भी नहीं भरा होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, चारकोल द्वारा विभिन्न गैसों का अधिशोषण, विभिन्न गैसों का अधिशोषण, ठीक है, विभिन्न गैसों को अपनी सतह पर चिपकाना। तो ये मेरे भाई एग्जाम्पल है ना, किसके? आपके अधिशोषण के एग्जाम्पल है, परिभाषा, एग्जाम्पल, सब कुछ टोटली फिनिश्ड हो चुका है। ओके, अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देखा है कि अधिशोषण में एक होता है अधिशोष और एक होता है अधिशोषक, है ना। तो मेरे भाई अधिशोष और जो अधिशोषक होता है इनमें बंध की प्रवृत्ति के आधार पर, है ना, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य का भी बंध, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, है ना। हमने देखा है अधिशोषण में एक होता है अधिशोष और दूसरा क्या होता है? अधिशोषक, ठीक है। तो मेरे भाई जो अधिशोष होता है और जो अधिशोषक होता है, इसमें बंध कभी प्रबल भी हो सकता है और कभी इनका जो बंध है वो दुर्बल भी हो सकता है।
इनमें जो बंध है कभी प्रबल भी हो सकता है और कभी दुर्बल भी हो सकता है। तो मेरे भाई अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य बंध के आधार पर जो आपका अधिशोषण होता है मेरे भाई, ये अधिशोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अधिशोष एवं अधिशोषण के मध्य जो बंध होता है, इस बंध के आधार पर जो आपका अधिशोषण है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक हमारा होता है भौतिक अधिशोषण, ठीक है। और सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा रासायनिक अधिशोषण, ये दो प्रकार का रहेगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, दो टाइप का अधिशोषण आपका रहेगा। इसमें आप और चीजें सीखोगे, अच्छी बातें सीखोगे। ठीक है, चलो, है ना। तो मेरे भाई पहला पॉइंट इसमें और पहला पॉइंट इसमें। ठीक है, भौतिक अधिशोषण की बात कर रहा हूं मेरे भाई। ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल बंध होता है, उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। मतलब भौतिक अधिशोषण को हम इजीली हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई मैंने यहाँ पर इंक से इस पे लिख दिया, अधिशोषण इस पे हो गया। अब क्या इस अधिशोषण को मैं हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं। देखो, हटा दिया, है ना। हटाना चाहूं, हटा दिया। देखो, मैंने फिर से कर दिया, फिर से हटा दिया, फिर से कर दिया, फिर से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्यों कर दिया, है ना। क्यों हट रहा है इतनी जल्दी जल्दी? क्योंकि यहाँ पर जो हमने इंक से लिख रहे हैं वो अधिशोष और जो बोर्ड की सतह अधिशोषक के मध्य दुर्बल बंध है, इसलिए इजीली ये हट सकता है, इजीली इसको हम हटा सकते हैं, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल बंध होता है भौतिक अधिशोषण कहलाता है। हाँ, खा लो। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हमारा रहेगा रासायनिक अधिशोषण। मेरे भाई रासायनिक अधिशोषण एक ऐसा अधिशोषण होता है जिसमें अधिशोष और जो अधिशोषक होता है इसके मध्य जो होता है ना प्रबल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? प्रबल बंध होता है। मतलब इसको इजीली हम नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर देखो, मैं अगर सोचूं कि मेरे भाई यहाँ पर ये जो आपका व्हाइट कलर है इसको मैं इजीली हटा दूं, तो क्या हटा सकता हूं इजीली? नहीं हटा सकता हूं, क्योंकि इसमें जो अधिशोष है और अधिशोषक है उसके मध्य प्रबल बंध है, मजबूती स्ट्रॉन्ग बंध है, तो इसको हम आसानी से नहीं हटा सकते, है ना। तो रासायनिक बंध में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य प्रबल बंध होता है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, हमारा पॉइंट नंबर 2 आ रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 है मेरे भाई, जो आपका भौतिक अधिशोषण है ये निम्न ताप पर होता है, निम्न ताप पर होता है। ठीक है, निम्न ताप पर होता है, इसको कोई ताप की जरूरत नहीं होती। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या मुझे ताप की जरूरत है? क्या ये उच्च ताप पर होगा तभी होगा या निम्न ताप पर होगा तभी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मली टेम्परेचर पर आपका जो भौतिक अधिशोषण हो जाता है निम्न ताप पर। बट जो रासायनिक अधिशोषण होता है मेरे भाई ये उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आपका जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय है ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, बार बार अधिशोषण कर रहा हूँ, बार बार हटा रहा हूँ। मतलब ये जो अधिशोषण है आपका उत्क्रमणीय हो सकता है। मतलब भौतिक अधिशोषण को हम हटा सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिख दिया, मुझे रेड कलर से नहीं लिखना चाहिए था, मुझे दूसरे कलर से लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, दूसरे कलर से अधिशोषण कर दूंगा। मुझे इससे भी नहीं लिखना है, मुझे तीसरे कलर से अधिशोषण करना है, तो इसको हटा दूंगा, मैं तीसरे कलर से कर दूंगा। समझ रहे हैं ना। तो मतलब आपको जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय का मतलब है जो दोनों दिशाओं में हटा भी सकते हैं, है ना, फिर से कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये उत्क्रमणीय है, ये है उत्क्रमणीय होता है।
ठीक है, होता है। और ये होता है मेरे भाई अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब इसको, इस अधिशोषण को एक बार कर दिया तो हटेगा नहीं है। अगर हट गया किसी प्रॉब्लम से या किसी भी प्रकार से आपने हटा दिया तो फिर से इसमें अधिशोषण नहीं होने वाला। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, ये आपका जो अधिशोषण है वो अनुत्क्रमणीय होता है। क्लियर है? चलो, आपको दिख तो रहा है ना मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, फोर्थ पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ये है भौतिक अधिशोषण में। देखो, अगर मेरे भाई मैं यहाँ पर जैसे मान के चलो ये हमारी दीवार है, ये हमारी दीवार है और इसमें मैं पुताई कर रहा हूँ तो ब्रश से करूंगा तो ब्रश पहले मैं ऐसे मारूंगा, इस टाइप से मारूंगा, फिर ऐसे मारूंगा। ब्रश ऐसे ही तो मारते हैं, ऐसे ऐसे, इस टाइप से मारा फिर ऐसे मार दिया। अब इस टाइप से मारा तो एक परत बन गई, इस टाइप से मारा तो दूसरी परत बन गई। फिर भी कहने लगी मम्मी कि अरे बेटा कैसा तूने ब्रश पॉलिश किया है कि उसमें चिट्टे ही चिट्टे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इस टाइप से ब्रश मार दूंगा, है ना? मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें बहुत सारी परतें बनती हैं। आप दीवार पर पुताई करते हो तो ब्रश पहले इस टाइप से मारते हो, फिर ऐसे मार देते हो, ऐसे ऐसे मारते हो ना, तो उस पर जो आप पॉलिश कर रहे हो उसकी कई परतें बना देते हो। फिर अगली साल किया तो उसके ऊपर ही पोत दिया, फिर अगली साल किया तो उसके ऊपर ही पोत दिया। मतलब मेरे भाई जो भौतिक अधिशोषण है इसमें कई परतें बनती हैं। अब बात यह है कि कई परतें बनती किसकी हैं? तो आप अधिशोष लगा रहे हो ना, तो अधिशोष की परतें बनेंगी। किस पे बनेंगी? अधिशोषक पे, क्योंकि दीवार क्या है? अधिशोषक, और जो पदार्थ पोत रहा है वो क्या है? अधिशोषक, है ना? तो ध्यान रखना है फोर्थ पॉइंट में, इसमें अधिशोष की अधिशोषक पर कई परतें बनती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई इसमें ना केवल एक परत बनती है ना? केवल और केवल इसमें एक परत बनती है। कैसे बनती है वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको देखो मेरे भाई, ये एक टंगस्टन की धातु है, ये है टंगस्टन नाम की एक धातु है। इस टंगस्टन नाम की जो धातु है ये ऑक्सीजन का अधिशोषण करती है, ऑक्सीजन को अपनी सतह पर चिपकाती है। तो जैसे ये ऑक्सीजन का एक अणु चिपक गया, ये दूसरा अणु, ये तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये इस टाइप से इसके ऑक्सीजन के अणु चिपक गए। अब मैं यदि सोचूं कि इनके ऊपर मैं ऑक्सीजन को चिपका दूं तो ऑक्सीजन इसके ऊपर नहीं चिपकेगी, क्योंकि इस अधिशोषण में केवल और केवल एक सतह बनती है। ठीक है, तो लिख देना, इसमें केवल एक परत बनती है, इसमें केवल एक परत बनती है। 4 पॉइंट ओके हो गए। 5वां पॉइंट मेरे भाई आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपने जो अधिशोषण के 2 एग्जाम्पल लिखे थे वो एग्जाम्पल इसमें लिख देना, और इसका एग्जाम्पल जो 5वां है मैं बता दे रहा हूँ, टंगस्टन धातु द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। जो टंगस्टन धातु है वो ऑक्सीजन का अधिशोषण करती है, और ये रासायनिक अधिशोषण होता है, ये एक ही बार होता है, फिर से इसका अधिशोषण नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना टंगस्टन धातु द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। तो आपका भौतिक रासायनिक अधिशोषण फिनिश। टोटल मेरे भाई जो अधिशोषण है आपका टोटली आपका फिनिश हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मेरे भाई हम पढ़ते हैं अपशोषण। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का अपशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। हमने देखा था अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, सतही घटना है, ये केवल सतह पर होती है। बट मेरे भाई जो अपशोषण है ये सतह वाली घटना तो है ही, साथ में ये घटना स्थूल में भी होती है। ठीक है, हमने मेरे भाई अक्सर देखा है कि अगर हम एक फोम का टुकड़ा ले लें, यदि उस फोम के टुकड़े को हम जल में डुबा दें, तो हम देखते हैं कि जो जल होता है फोम के अंदर एवं बाहर हर जगह फैल जाता है। अगर मेरे भाई मेरा ये कपड़ा है बोर्ड को साफ करने वाला, यदि इस कपड़े को मैं जल में डुबा दूं तो क्या जल केवल इसकी सतह पर आएगा, अंदर नहीं जाएगा?
आप आपकी शर्ट धो रहे हो, आप आपकी टी शर्ट धो रहे हो, वॉश कर रहे हो, आप उसको पानी में डुबाएंगे, क्या वो पानी उसकी सतह पर जाएगा? नहीं, अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक जो आपका ये कपड़ा है पूरा भीग जाएगा। तो मेरे भाई जब कोई पदार्थ का प्रवाह सतह एवं स्थूल दोनों में समान रूप से होता है तो वह घटना आपकी अपशोषण कहलाती है। ठीक है, जैसे ये मैंने एक पात्र ले लिया, इसमें एक मैंने ये डाल दिया फोम का टुकड़ा, ये फोम का टुकड़ा मैंने इसमें डाल दिया, इसमें जल भरा हुआ है, तो वो मेरे भाई जो जल होगा इस फोम के पृष्ठ पर अंदर बाहर हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। तो ये जो घटना होगी वो आपकी अपशोषण होगी। एक बात ये मेरे भाई, ये जो घटना है आपकी पृष्ठीय घटना तो है ही, साथ में पृष्ठीय एवं स्थूल में भी संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह पृष्ठ एवं स्थूल में संपन्न होने वाली घटना है, दोनों प्रकार की, पृष्ठीय भी और इसमें मेरे भाई आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो पदार्थ, जिस पदार्थ का अपशोषण होता है, जैसे जल जो है फोम के अंदर और सतह पर जा रहा है, तो यहाँ पर जल का अपशोषण हो रहा है, तो इसमें मेरे भाई जिस पदार्थ का अपशोषण होता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं अपशोष। अपशोष एवं जिस पदार्थ में अपशोषण होता है, जैसे जल फोम में अपशोषित हो रहा है तो आपका जो फोम होगा वो कहलाएगा आपका अपशोषक। क्या कहलाएगा? अपशोषक। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, जिस पदार्थ का अपशोषण होगा वो अपशोष, जिस पदार्थ में अपशोषण होगा उसे अपशोषक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना स्क्रीनशॉट और विद एग्जाम्पल के साथ, पूरा एग्जाम्पल के साथ लिख लेना। ओके मेरे भाई, समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मेरे भाई इतना सब कंप्लीट, आई होप कि अपशोषण अधिशोषण इतना सब आपको कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।